Hello everyone, hope you are doing well. So as we know that exams are over the head, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में MTP that is released by ICMAI. Okay, so basically today in this session we are going to discuss about the fundamentals of business economics and management's MTP. Okay, तो चलिए start करते हैं with the question number 1. If the price of burger rises from 12 rupees per piece to 20 rupees per piece. ओके तो क्या बोला जा रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड लिखते जाते हैं. ओल्ड प्राइस क्या बोला जा रहा है, बर्गर का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है 12 रुपीज पर पीस से 20 रुपीज पर पीस तक, राइट. सो ओल्ड प्राइस इज 12 रुपीज एंड न्यू प्राइस इज 20 रुपीज. फाइन. एज अ रिजल्ट of which the daily sales decrease from 300 to 200 pieces per day. तो सेल्स जो है वो डिक्रीज हो गई है बर्गर्स की, ठीक है, 300 पीसेस पर डे से 200 पीसेस पर डे. तो यानी कि ओल्ड क्वांटिटी कितनी है, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड है 300 एंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है 200. ओके, एंड हियर we need to calculate the price elasticity of demand. Okay, so price elasticity of demand को calculate करने के लिए हम लोग formula लगाएंगे which is ED is equal to delta Q upon delta P into old price upon old quantity. Okay students, so यहाँ पर डेल्टा कैसे निकालते हैं हम इकोनॉमिक्स में, न्यू माइनस ओल्ड करके. so डेल्टा Q निकाल लेते हैं. डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, न्यू Q माइनस ओल्ड Q, राइट. So 200 minus 300 which comes out to be minus 100. लेकिन स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस करते टाइम हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं. सो डेल्टा Q is 100. फाइन. एंड सेम एज वी विल कैलकुलेट द डेल्टा P which is new P minus old P. Okay, so new price is 20 rupees and the old price is 12 rupees, so it comes out to be 8. So delta price is 8. तो जो हमें चाहिए था इस फॉर्मूले के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया. डेल्टा Q is 100, डेल्टा P is 8 into old price is 12 and old quantity is 300. Okay, now we will solve it. Here we get 0.50 as ED. Fine. So A option is a correct option, that is 0.5. Now moving on to the next question students, question number 2. An increase in price will result in an increase in total revenue. तो क्या बोल रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट. तो स्टूडेंट्स जब भी प्राइस और टोटल रेवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो उस केस में हमें क्या पता होता है, उस केस में हमें ये पता होता है कि जो ईडी है वो लेस देन 1 है. ईडी जो है वो लेस देन 1 है, राइट. ये मैं किस हिसाब से बोल पा रही हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है ना, उसमें जो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप दे रखा होता है, तो उसमें 3 केसेस होते हैं, राइट, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर को हम टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं वहां पर, राइट. तो उसमें 3 केसेस दे रखे होते हैं, ठीक है, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू से रिलेटेड. ओके, तो क्या चल रहा है, बेसिकली प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज. तो इस केस में जो ईडी आएगा वो लेस देन 1 आएगा. ओके, जहां पर प्राइस और टोटल रेवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और कुछ ऐसा हो रहा है प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज. ओके, तो इसमें जो ईडी आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा. जब यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में, वहां पर ईडी ग्रेटर देन 1 होगा. और जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू सेम है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो उस केस में ईडी इक्वल टू 1 होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 केसेस होते हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उससे लिंक करते हुए निकाले गए हैं. टोटल एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिख दिया है, टोटल रेवेन्यू, राइट. तो यहां पर अब आपको क्या बोला जा रहा है कि प्राइस इंक्रीज होने पे जो टीआर है वो भी इंक्रीज हो गया, तो मतलब ये लिंक कर रहा है ईडी लेस देन 1 से, राइट. और ईडी लेस देन 1 में क्या देखा जाता है, क्या रिलेशनशिप होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस की, वो ये होती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. Next we will talk about question number 3. Which of these will have highly inelastic supply? तो students highly inelastic supply का क्या मतलब है, जिसकी सप्लाई सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, होगी तो नेग्लिजिबल चेंज होगी. ओके, हाईली इनइलास्टिक. सो ए पेरिशेबल गुड्स. तो पेरिशेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिनकी काफी शॉर्ट लाइफ होती है, लाइक मिल्क, पनीर, कर्ड,
ओके तो इनकी सप्लायर क्या रखता है, फिक्स रखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर नहीं बिका तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डिमांड के हिसाब से एक सप्लाई का अमाउंट फिक्स कर रखा होता उसने, वही उतना ही वो खरीद कर लेकर आता है। तो सप्लाई सेम रहती है पेरिशेबल गुड्स की। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के केस में हाईली इनइलास्टिक सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, इनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। आइटम्स ऑफ इलाइट क्लास कंजम्पशन यानी कि लग्जरी गुड्स की बात हो रही है, तो लग्जरी गुड्स में भी सप्लाई क्या होती है, चेंज हो सकती है, इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक नहीं होती, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेरिएबल फैक्टर मींस दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है वेरिएबल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ए विच कैन बी ओनली चेंज्ड इन द लॉन्ग रन, जिसे लॉन्ग रन में चेंज किया जा सकता है सिर्फ। बी विच कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन में चेंज किया जा सकता है। सी विच कैन नेवर बी चेंज, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। डी बोथ ए एंड बी करेक्ट। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली नहीं आएगा, यहाँ पे ये इनका क्वेश्चन एरर है, ओनली नहीं आएगा, ठीक है। सो वेरिएबल फैक्टर देखिए बेटा, हम जानते हैं दो मेन टाइम पीरियड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन, राइट। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम इजीली चेंज कर सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बन जाते हैं, वेरिएबल। सो वेरिएबल फैक्टर्स आप देखिए दोनों टाइम पीरियड्स में प्रेजेंट है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। सो यस वेरिएबल फैक्टर वो वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जिन्हें चेंज किया जा सकता है लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। ओके सो डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो लॉ है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, कि आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, ये क्यों ऑपरेट करता है। बेसिकली ये बात कर रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसमें टीपी बहुत क्विकली इंक्रीज करता है, एमपी भी इंक्रीज करता है एंड एपी भी इंक्रीज करता है, राइट। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के पीछे क्या रीजन है। ए फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स का फुल यूज होना, यस डेफिनेटली, क्योंकि जो फर्म है वो वेरिएबल फैक्टर बढ़ाती जा रही है ताकि वो फिक्स्ड फैक्टर को प्रॉपर्ली यूज कर पाए। एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एफिशिएंट है इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। नीड टू रीच द राइट कॉम्बिनेशन की तरफ फर्म जा रही है, ठीक है, या पहुंच चुकी है, उस वजह से क्या हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, एपी भी इंक्रीज हो रहा है। सो यस ये तीनों ही रीजंस है। सो ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। सोशलिस्टिक नेचर ऑफ एन इकोनॉमी मींस, सोशलिस्टिक नेचर ऑफ एन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि जो भी इनकम एंड वेल्थ है वो स्टेट के हाथ में है, राइट, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, राइट। बेसिकली सोशलिस्टिक नेचर ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज है दैट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट और यू कैन से पब्लिक सेक्टर, यानी कि जितनी भी इनकम है और वेल्थ है उसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, स्टेट है, यानी कि पब्लिक सेक्टर है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट्स वी नो दैट तीन टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, राइट। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं दैट आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मतलब इस इकोनॉमी में प्राइवेट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, प्राइवेट फैक्ट्रीज होंगी, प्राइवेट ऑफिसेज होंगे। और सोशलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज है दैट आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट और यू कैन से पब्लिक सेक्टर, ओके। जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, दैट इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में आपको गवर्नमेंट स्कूल दिखेंगे, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, ओके। इसमें कुछ भी प्राइवेट वाला नहीं होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज का ओनर, कंट्रोलर और मैनेजर गवर्नमेंट है और कुछ का है प्राइवेट सेक्टर। जैसे आप इंडिया में देखिए, प्राइवेट स्कूल्स आर देयर, पब्लिक स्कूल्स आर देयर, प्राइवेट hospitals are there, government hospitals are there, private offices are there, government offices are there, right? So mixed economy में कुछ resources private sector के हाथ में होते हैं और कुछ resources
पब्लिक सेक्टर के हाथ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लेबर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है लेबर सरप्लस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा लेबर सरप्लस यानी कि कितना बेनिफिट लेबरर को मिला, कितना बेनिफिट लेबरर को मिला, और ये बेसिकली डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का। बेसिकली हम ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड से, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स यूज्ड से, ठीक है। तो हमारे पास लेबर सरप्लस आ जाता है। सो लेबर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन इसेंशियल फीचर ऑफ द मार्केट। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इसेंशियल फीचर है मार्केट का। देखिए स्टूडेंट्स, मार्केट में दो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स, राइट। बायर्स वो जो गुड्स को खरीदना चाहते हैं, सेलर्स वो जो गुड्स को बेच रहे हैं, राइट। और ये जो गुड्स को बेचते और खरीदते हैं वो होता है प्राइस पर, राइट। प्रोडक्ट का अपना एक प्राइस होता है। सो ऑल थ्री आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ मार्केट। सो डी ऑल द थ्री। क्वेश्चन नंबर 9, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न बाय। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्ग रन में प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस से प्राइस को डिसाइड किया जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है बेटा लॉन्ग रन में, मार्केट क्लियरिंग प्राइस जिसे बोलते हैं। तो वो वाला तो प्राइस वही होता है ना जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को कंसीडर करते हुए सेट किया जाए। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉन्ग रन में डिमांड सप्लाई फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है टू सेट द प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है लॉन्ग रन में एक फर्म जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में है वो क्या अर्न करती है, ठीक है, किस टाइप का प्रॉफिट अर्न करती है। ए नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, बी एबनॉर्मल प्रॉफिट, सी एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years, डी 12.33% प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होता है, राइट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट प्रिवेल करता है लॉन्ग रन में, राइट। अगर मान लो शॉर्ट रन में अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो क्या होगा, न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री एंड रिजल्टेंट उसका यही आएगा, फिर हर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट का ही मिलेगा शेयर, राइट। और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो भी लीव कर जाएंगी इंडस्ट्री को, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स बची हैं फिर उनको नॉर्मल प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है। सो जो इफेक्ट आता है ना फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स का अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो यही आता है कि नॉर्मल प्रॉफिट विल प्रिवेल इन लॉन्ग रन। तो जो फर्म्स है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगी लॉन्ग रन में। ओके, सो नॉर्मल प्रॉफिट ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, अ फर्म दैट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्निंग। जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब अबव नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इसे बोलते हैं। फाइन, नेक्स्ट, the market state that satisfy all the essential features of a perfectly competitive market except identity of product is known as। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें essential features perfectly competitive market के सारे प्रेजेंट होते हैं लेकिन बस आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैच नहीं करता है उसका perfectly competitive मार्केट से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स दो मार्केट्स कहीं ना कहीं सिमिलर है, एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, दूसरा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, अब इन दोनों में मैनी सेलर्स हैं, पहला फीचर तो यही है, मैनी सेलर्स हैं। दोनों में ही फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स है। ओके, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स की वजह से दोनों ही नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट्स में जो जिनमें ये डील करती हैं वो डिफरेंट होता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। ओके, एंड वेयर एज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है।
The products which are same in terms of shape, size, color, price, that are called homogeneous product. Example, electricity. And differentiated products are those products which are different in terms of shape, size, color, price, that are called differentiated products. So monopolistic competition market and perfectly competitive market एक तरह से सेम ही है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? प्रोडक्ट का. जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करती है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में. सो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें इसेंशियल फीचर सारे प्रेजेंट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के, लेकिन आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट के मामले में ये अलग अलग है. सो वो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए आगे क्या पूछा जा रहा है? Which of these is associated with the monopolistic competition market? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा रिलेट कर रहा है monopolistic competition market से? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर. होमोजीनियस प्रोडक्ट तो बेटा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखे जाते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. ठीक है, सो ये यहां पर तो नहीं होते, सो रिजेक्टेड. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं. नॉर्मल इन शॉर्ट रन में खाली नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल प्रॉफिट भी देखे जाते हैं. ठीक है, और लॉसेस भी सफर कर सकती हैं फर्म्स. ठीक है, सिंगल बायर नहीं होता. सिंगल बायर जिस मार्केट में होता है उस मार्केट को बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट. मोनोप्सोनी मार्केट. ठीक है, यहाँ मैनी बायर्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, सिंगल बायर नहीं होता. ओके, सो जो एक फीचर रिलेट कर रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट्स में वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. अ मोनोपोली डिमांड कर्व इज. मोनोपोली की जो डिमांड कर्व है वो कैसी होती है? ठीक है, मोनोपोली की डिमांड कर्व सेम होती है उसके सप्लाई कर्व की तरह, क्योंकि जो लोग डिमांड करेंगे ये सप्लाई करेगा, ये सिंगल सेलर है. इसीलिए जो मोनोपोली की डिमांड कर्व है दैट इज सेम एज इट्स सप्लाई कर्व. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस. पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजी होती है प्राइसिंग की कि स्टार्टिंग में तो कम प्राइस रखना, लेकिन उसके बाद जैसे ही कस्टमर आपको अप्रोच करने लग जाएं, वंस दे यूज योर प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस, फिर जैसे ही कस्टमर आपको अप्रोच करने लग जाएं तो जब आप मार्केट शेयर गेन कर लो तो उस टाइम पे प्राइसेस को रेज कर देना. स्टार्टिंग में प्राइसेस कम रखना, उसके बाद प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ाते जाना जैसे जैसे कस्टमर बेस आपका बनता जा रहा है. So C option is the correct option. Price will be raised later after gaining market share. Next, question number 16. In monopoly market there is. monopoly market में आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है. देखो बेटा, monopoly market जो होती है, ठीक है, इसको दो वर्ड से बनाया गया है, मोनो एंड पोली. ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर. तो मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर है, सिंगल सेलर है, यानी कि एक ही फर्म है. ठीक है, वही इंडस्ट्री के इक्वल होती है. इंडस्ट्री मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स, राइट, और यहाँ पर एक ही फर्म है तो वही इंडस्ट्री के इक्वल होती है. और प्रोडक्ट भी क्या होता है मोनोपोलिस्ट का, तभी तो वो खाली सिंगल सेलर है. प्रोडक्ट भी उसका इतना ज्यादा यूनिक है कि लोग उसी से ही खरीदना चाह रहे हैं, मतलब उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है प्रोडक्ट का, नो क्लोज सब्सटीट्यूट. ओके, तो मोनोपोली मार्केट में सिंगल फर्म भी होती है और सिंगल प्रोडक्ट भी होता है. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. जो कॉन्सेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर चैम्बरलेन. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शनल मनी इज अ. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शनल मनी क्या होता है. देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शनल मनी होता है नॉन लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी बेसिकली वो वाली मनी होती है जिसको गवर्नमेंट और आरबीआई क्या देती है, पावर देती है कि इसे एज अ मनी यूज किया जाएगा. बट ऑप्शनल मनी होता है लाइक बीआर को हम एज अ मनी यूज करते हैं, राइट. तो ये हम कैसे कर रहे हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट. तो अगर बायर एंड सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किसी चीज को मनी माना गया है वो होता है ऑप्शनल मनी. ठीक है, और वो नॉन लीगल टेंडर मनी होती है, इसके लिए गवर्नमेंट कोई पावर वगैरह नहीं देती. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following function does money serve when used to measure the prices of different goods and services? तो क्या बोल रहे हैं कि मनी को हम यूज करते हैं टू मेजर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. बेसिकली आप देखो स्टूडेंट्स, आपके घर में कोई भी फर्नीचर है, आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो बुक्स हैं, आप हर एक चीज की वैल्यू मुझे रुपीज के टर्म में बता सकते हो, राइट. क्योंकि मनी आ चुकी है तभी प्राइसिंग प्रोसेस क्या है, पॉसिबल है. हम हर चीज की वैल्यू को मनी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, राइट.
तो इससे मनी का कौन सा फंक्शन पता लग पा रहा है हमें, ये लग पा रहा है स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, सी स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू से रिलेटेड है ये, ठीक है। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को सेव कर पा रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी गुड या सर्विस खरीदना है तो मनी को हम यूज कर रहे हैं फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। डिस्प्ले ऑफ पावर, जानबूझकर शो ऑफ करने के लिए मनी को जब यूज किया जाता है तो दैट इज डिस्प्ले ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 20, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू। देखिए स्टूडेंट, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है टोटल मनी जो पब्लिक के पास है। आरबीआई के पास जो मनी है वो नहीं, कमर्शियल बैंक और आरबीआई के पास जो मनी है वो नहीं, गवर्नमेंट अकाउंट में जो मनी है वो नहीं, टोटल मनी जो पब्लिक के पास है, टोटल करेंसी एंड टोटल क्वाइंस और टोटल डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक के पास है, दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी। ए टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया के लिए कौन सा एपेक्स बैंक है, मतलब टॉप मोस्ट बैंक कौन सा है, तो वो नबार्ड होता है। फुल फॉर्म भी आनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट, आरबीआई चेक इन्फ्लेशन बाय। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। चेक मतलब कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन किस वजह से होती है, एक्सेसिव डिमांड की वजह से। और एक्सेसिव डिमांड क्यों होती है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है। तो आरबीआई को कुछ ऐसा करना है कि लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाए, राइट। सो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू लेंड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, राइट। तो जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट भी इंक्रीज कर देता है। लेंडिंग रेट का क्या मतलब है, लेंडिंग रेट का मतलब है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक ने चार्ज किया है इन ऑर्डर टू लेंड टू द पब्लिक, ओके। तो जब लेंडिंग रेट इंक्रीज होता है तो जो बोरोवर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं टू टेक द लोन, ठीक है। बोरोवर्स क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं टू टेक द लोन, वो अपने आप ही लोन लेना बंद करते हैं, लोन कम लेते हैं। लोन कम लेंगे तो पैसा कम आएगा उनके पास, तो डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। डिमांड कम होने पे इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। इंक्रीजिंग CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, राइट। तो जब आरबीआई CRR को इंक्रीज कर देता है तो ज्यादा सारा पैसा कमर्शियल बैंक का, डिपॉजिट का पैसा ज्यादा सारा रिजर्व को मेंटेन करने में चला जाता है, तो उसके पास कम पैसा बचता है लोगों को लोन देने के लिए। तो लेंडिंग कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेंडिंग कैपेसिटी कम होती है तो उनके पास लोन कम जाता है लोगों के पास, राइट। तो अपने आप डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये दोनों ही मेजर आरबीआई यूज करता है, दैट इज इंक्रीजिंग बैंक रेट एंड इंक्रीजिंग CRR। बोथ मेजर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, मैनिपुलेशन इन CRR इनेबल्स द आरबीआई टू। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो चेंजेस जो CRR में आरबीआई कर पा रहा है उससे आरबीआई क्या चीज अचीव कर रहा है, आरबीआई बेसिकली इन्फ्लुएंस कर पा रहा है लेंडिंग एबिलिटी और यू कैन से लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। मैंने आपको अभी बताया था बेटा, CRR इंक्रीज होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है कमर्शियल बैंक्स की, लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। और जब CRR डिक्रीज होता है तो लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कमर्शियल बैंक्स की, राइट। सो CRR और लेंडिंग कैपेसिटी में इनडायरेक्ट रिलेशन है। सो CRR में चेंजेस लाके मैनिपुलेशन करके लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को इन्फ्लुएंस करती है आरबीआई। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे यहाँ पर सेट नहीं बैठते, टू कंट्रोल पॉवर्टी, टू इंक्रीज GDP, चेक अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब चीजें तो CRR में चेंजेस करने से रिलेटेड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन। तो आपसे पूछा जा रहा है आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो नेशनलाइज्ड कब हुआ था, मतलब पब्लिक कंट्रोल में यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो कब आया था। तो इट वाज इन जनवरी 1949। लर्न करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, वी नो दैट हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके 2 साल बाद 1949 में जनवरी में ही, राइट, आरबीआई क्या हो गया था, नेशनलाइज हो गया था। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 25, रेपो ट्रांजैक्शन मींस। रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखो रेपो ट्रांजैक्शन का मतलब है कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर विद द एग्रीमेंट टू परचेज देम एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट एंड डेट।
ये बेसिकली सिक्योरिटी सेल आउट करता है जब कोई होल्डर, ठीक है, किसी इन्वेस्टर को, ठीक है, एक अग्रीमेंट के साथ कि वो उसे परचेज करेगा प्री डिटरमिन डेट और रेट पे, तो दैट इज कॉल्ड रेपो ट्रांजेक्शन. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 में कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कोलेट्रल लोन्स अगेंस्ट. कमर्शियल बैंक कोलेट्रल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें मोर्टगेज की फॉर्म में क्या क्या लेते हैं? बॉन्ड्स भी लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ले लेते हैं, राइट? सो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कोलेट्रल लोन्स अगेंस्ट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट, in call money market, funds are borrowed of rent without any security for the period of dash. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? कॉल मनी मार्केट में फंड्स बोरो कर लिए जाते हैं विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी, तो वो कितने पीरियड तक के लिए? ठीक है, सो 1 डे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 डे. नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, द टर्म टी इन स्वॉट एनालिसिस इज. स्वॉट एनालिसिस में जो टी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए, स्वॉट एनालिसिस की अगर हम बात करें, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट, राइट? तो स्वॉट एनालिसिस में कंपनी अपनी स्ट्रेंथ देखती है, वीकनेस देखती है, थ्रेट देखती है और अपॉर्चुनिटी देखती है. तो जो टी है स्वॉट एनालिसिस में वो रिप्रेजेंट करता है थ्रेट को. ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, पेस्टल में एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? द टर्म एस इन पेस्टल स्टैंड्स फॉर. तो पेस्टल एनालिसिस इज बेसिकली related to the analysis of the external business environment, right? It is basically analysis of the external factors of the business environment. P stands for political, E stands for economic, S stands for socio-cultural, ठीक है, या social सिंपल बोल सकते हैं, technological T, right? And E stands for environmental and L stands for legal. Okay, so S जो है पेस्टल में वो stands करता है सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल के लिए, वन एंड द सेम थिंग, सोशियो से रिलेटेड होता है मतलब. ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ वुकाफू. तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है वुकाफू का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, कौन सा एलिमेंट नहीं है. ओके, V stands for volatility, U stands for uncertainty and C stands for complexity, A stands for ambiguity and FU stands for fear of unknown and unprecedentedness. ओके, सो आप देखिए सी यहां पर स्टैंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, ना कि क्लैरिटी के लिए. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ये एलिमेंट नहीं है इसका. बाकी सब आप देख सकते हैं, अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी इज देयर, वॉलेटिलिटी इज देयर. ओके, सो क्लैरिटी इज नॉट देयर in Wukafu. So clarity is not the component of Wukafu. Next, question number 31. NPCI has been pivotal to the emergence of the digital payment ecosystem in India. NPCI stands for, NPCI किस चीज के लिए stand करता है इंडिया में? Okay, so it is basically National Payments Corporation of India. Okay, option A. NPCI की full form यहाँ पे तो वो है National Payments Corporation of India. A option is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. इन पेस्टल एनालिसिस में गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी, करप्शन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू. देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, राइट? तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, राइट? गवर्नमेंट की पॉलिसीज है बेसिकली ये. तो ये जो भी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल फैक्टर्स. तो पेस्टल एनालिसिस के पॉलिटिकल फैक्टर्स में ये आती हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, वूका
is an next VUCA is an acronym first used in. तो आपसे पूछा जा रहा है VUCA जो कि एक शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये कब यूज हुई थी फर्स्ट? तो ये यूज हुई थी 1987 में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट आर. तो आपसे पूछा जा रहा है कंपोनेंट्स कौन से हैं माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है, मतलब बिजनेस के विद इन कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फर्म्स एंड कंज्यूमर्स, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स, ऑर्गेनाइजेशन. मतलब बेसिकली ये ऐसे फैक्टर्स है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है. सो ये माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के ही फैक्टर्स हैं. ये ऐसे फैक्टर्स है जो बिजनेस को तो अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सारे के सारे माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन. तो आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट किस चीज का डिफरेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन. तो आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट किस चीज का डिफरेंस है. ओके, सो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट. प्रॉफिट हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके. राइट, लेट्स सपोज टोटल रेवेन्यू इज 1 लाख एंड टोटल कॉस्ट इज 80,000. सो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 20,000. राइट, सो जो प्रॉफिट होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. Which is inherent in managerial job and embodied in all the functions of management. तो क्या बोल रहे हैं inherent मतलब important क्या है managerial jobs में और वो functions of management में हर एक function of management में already included है या include करना पड़ता है. The options are A planning, B organizing, C control, D coordination. Coordination लाना पड़ता है बेटा management को अपने हर एक function में. So D option is the correct option. Question number 37. Who emphasized harmony of objectives is crucial to the success of direction. तो यहां पर किसने इस चीज पे फोकस किया था कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इज बैलेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रूशियल है, इसेंशियल है फॉर द सक्सेस ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो ए एफ.डब्ल्यू. टेलर इसने तो नहीं कहा था ये. बी हेनरी फ्योल इसने भी नहीं कहा था. सी पीटर ड्रगर. यस, पीटर ड्रगर ने बोला था कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ डायरेक्शन. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजर्स. आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मैनेजर्स का. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो है पोस्ट डीसी. राइट, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O stands for organizing, stands for staffing, D stands for directing and C stands for controlling. Right? तो देखिए डिजाइनिंग तो है ही नहीं मैनेजर का कोई भी फंक्शन. राइट, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग आता है बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर, इट्स अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. सो ये भी फंक्शन है मैनेजमेंट का. प्लानिंग भी फंक्शन है मैनेजमेंट का, डिजाइनिंग नहीं है. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द व्यू दैट सीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ मेन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज. तो किसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एज अ मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है. द ऑप्शंस आर ए शेयर होल्डर थियरी, बी एजेंसी थियरी, सी स्टेक होल्डर थियरी, डी स्टीवर्डशिप थियरी. तो बेटा एजेंसी फंक्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है. ओके, एजेंसी थियरी में, बेसिकली एजेंसी फंक्शन नहीं, एजेंसी थियरी में. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 40. एजेंसी थियरी डेवलप्ड बाय. एजेंसी थियरी किसने डेवलप की थी. ए अल्चाइन एंड डेम्स्टन, बी जेनसन एंड मैकलिंग, सी जेनसन एंड फैमा. सो ये सबने ही डेवलप की थी. राइट, सबने ही कंट्रीब्यूशन दिया था. सो ऑल ऑफ द अबव. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी कॉस्ट. अब आपसे पूछ रहे हैं एजेंसी कॉस्ट कौन सी नहीं है. देखो बेटा एजेंसी कॉस्ट में रेजिडियल लॉस आता है. राइट, बॉन्डिंग कॉस्ट आती है, मॉनिटरिंग कॉस्ट आती है. राइट, कॉन्करेंट लॉस नहीं आता. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, dash is defined as the process of obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all positions from top to operative level. तो क्या बोल रहे हैं ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि एक कंपनी competent and capable people को लेकर आती है ताकि वो पोजीशंस जो हैं वेकेंट जॉब पोजीशंस उन्हें फिल कर सके राइट फ्रॉम द टॉप लेवल टू द ऑपरेटिव लेवल और यू कैन से लो लेवल. ओके, तो ये जो हो रहा है ये बेसिकली हायरिंग है बेसिकली, और हायरिंग किससे रिलेटेड होता है, स्टाफिंग से.
So A option is the correct option. Staffing is defined as the process of obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all positions from top to operative level. Next, question number 43. Selection is a process of rejection and hence it is called a dash process. देखिए बेटा, जब हम select करते हैं बेस्ट कैंडिडेट को among the available candidates, तो हम काफी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं. मान लो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स हैं 50 और वैकेंसी है 1. ठीक है, तो हमें एक बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, मतलब बाकी 49 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. राइट, तो सिलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रिजेक्ट होते हैं. तो इसीलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. टी ग्रुप ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज. टी ग्रुप ट्रेनिंग को और क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए क्लासरूम ट्रेनिंग, बी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, सी इंटर्नशिप ट्रेनिंग, डी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. देखिए, टी ग्रुप ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बेसिकली ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लोग अपने सेल्फ अवेयरनेस को समझें. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस को समझे, एम्पैथी डेवलप कर पाए. ठीक है, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हो, इंटरपर्सनल स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग इज कॉल्ड. एक्चुअल वर्क सेटिंग यानी कि ऑफिस बोल सकते हैं. ऑफिस से हटाकर ट्रेनिंग कहीं और अगर हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो ऑफिस के अंदर होती है, सीनियर वगैरह आपको ट्रेन करता है. राइट, लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आउट ऑफ ऑफिस होती है. ऑफिस नहीं जाना उस टाइम, कहाँ जाना है, किसी इंस्टीट्यूट में जाना है ट्रेनिंग लेने के लिए. सो तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. Question number 46. Dash refers to the introduction of a person to the job and the organization. कोई भी न्यू एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है तो क्या किया जाता है, न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ. राइट, और ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बेसिकली बोलते हैं ओरिएंटेशन. राइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. विच एक्टिविटी ब्रिंग्स द जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर. तो क्या बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि जॉब सीकर यानी कि जो जॉब ढूंढ रहा है और एम्प्लॉयर यानी कि जिसे जॉब पर एम्प्लॉय रखना है, ठीक है, वो मिल जाते हैं एक दूसरे से, कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के. तो वो होता है बेसिकली रिक्रूटमेंट. ओके, रिक्रूटमेंट में बेसिकली कंपनी जो है वो अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज करती है और अट्रैक्ट करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करें. तो यहां पर जॉब सीकर और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं. The question is question number 48. Who contends that training is an act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. अब आपसे पूछा जा रहा है ये किसने कहा था कि जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो एक एक्ट है, एक एक्टिविटी है जिससे कि नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी एम्प्लॉयज की और स्किल्स इंक्रीज हो जाएंगी एम्प्लॉयज की, जिससे कि एम्प्लॉय पर्टिकुलर जॉब बहुत अच्छे से कर पाएगा. ठीक है, सो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नॉलेज और पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड स्किल एम्प्लॉय की इंक्रीज हो जाएगी. तो ये बोला था एडविन फ्लिपो ने. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. द प्रीमाइसेस ओवर विच अ फर्म हैज नो कंट्रोल आर नोन एज. ऐसी प्रीमाइसेस जिसमें फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस. राइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ये तो बिल्कुल ट्रू है बेटा बोलना. मैनेजमेंट क्या होती है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है. मतलब मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस. मतलब मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए. मतलब मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए. राइट, छोटी कंपनी को चलाने के लिए, बड़ी कंपनी को चलाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग, लॉस सफरिंग कंपनी, सबके लिए मैनेजमेंट चाहिए. आपको आपके घर में भी मैनेजमेंट चाहिए घर को ठीक से चलाने के लिए. टेम्पल, चर्च, मॉस्क, इन सब में भी मैनेजमेंट चाहिए. तो मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक परवेसिव प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. बिल्कुल सही है बोलना. जैसे कि मैंने आपको बताया 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से मैनेजर प्लानिंग पे आ जाता है, फिर दोबारा ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, फिर दोबारा से साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है. सो मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. डी, मैनेजमेंट इज अ
रिजिड प्रोसेस, ये कहना गलत है कि मैनेजमेंट रिजिड प्रोसेस है। मैनेजमेंट के प्रोसेस में चेंजेस किए जा सकते हैं। मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इवन ये मैनेजमेंट जो है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करता है और खुद भी डायनेमिक प्रोसेस होता है, तो ये फॉल्स है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, ये करेक्ट नहीं है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एमटीपी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। सो जल्दी से ये एमटीपी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एज यू नो दैट एग्जाम्स आर ओवर द हेड। तो यहाँ पर आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है एमटीपी प्रिपेयर करने के लिए। तो with this I would like to end up my session for today and see you in my next session. All the best for your preparation till then. Jai Shri Shyam.